हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूँ रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 दिसंबर 2025। तो जो है आज हम शुरू करते हैं। जो आज की महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहली खबर। देखिए, सबसे पहली खबर है हमारी यहाँ पर ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप को लेकर के है। और सरकार ने भू संदर्भित प्लेटफॉर्म पर सभी ग्रामीण पेयजल योजनाओं को एकीकृत करने और वास्तविक समय में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। देखिएगा, जैसा कि इसका नाम दिया गया है सुजलम भारत ऐप, जैसा कि हमारे हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम है, तो उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वंदे मातरम के बाद में आता है ना, सुजलाम सुफलाम, है ना, मलयज शीतलाम। तो वो लाइन से देखेंगे ये तो सुजलाम का मतलब है कि हमारे जल से संबंधित ये यहाँ पर जो पंक्ति है उसी से यहाँ पर लिया गया है इस ऐप को। और इसका जो मेन मकसद है कि जो हमारा हिंदुस्तान में चलाया जा रहा जल जीवन मिशन है उसमें जो है जो पारदर्शिता और उसकी सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। और इसका ये मुख्य उद्देश्य है ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें अपनी भागीदारी को बढ़ाएं। तो ये खबर थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी लेसेंट की रिपोर्ट। अब ये लेसेंट की रिपोर्ट को लेकर के देखते हैं क्या है। लेसेंट की रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर बाल यौन हिंसा के संकट को उजागर किया है। देखिए, लेसेंट की जो रिपोर्ट है, और लेसेंट जो है ख़ास तौर से जो हमारी कह सकते हैं एक इंग्लैंड की फेमस पत्रिका है, और जैसे कि मान के चलिए फोर्ब्स है अमेरिका की, इसी तरीके से जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की जो है लेसेंट बहुत ही एक फेमस पत्रिका है। तो उसी के माध्यम से जो है रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें जो है बाल यौन हिंसा के संकट को उजागर किया गया है इसमें। और क्या कहा गया है, देखिए, विश्व भर में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 1 अरब से अधिक लोगों ने बचपन में यौन हिंसा का सामना किया है। और द लेसेंट के अनुसार जो है 2023 में 608 मिलियन महिलाओं को अंतरंग साथी हिंसा का सामना करना पड़ा है ना। इसमें देखेंगे अगर उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में हिंसा की व्यापकता सर्वाधिक है, जहां HIV और पुरानी बीमारियों का बोझ अधिक होने के कारण हिंसा स्वास्थ्य जोखिमों को और बढ़ा देती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर अपने भारत की स्थिति, वैसे तो देखिएगा अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो जो उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में इसकी जो हिंसा की जो व्यापकता है वो सर्वाधिक दिखाई देती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, देखिए, तो भारत में जो है लगभग 23% महिलाओं को अंतरंग साथी हिंसा का सामना करना पड़ा, जबकि 30% महिलाओं और 13% पुरुषों ने बचपन में यौन हिंसा का अनुभव किया है ना। तो देखिएगा, ये इस तरह से जो है घटनाएं अगर मान के चलिए होती हैं और इस तरह के जो आंकड़े अगर हमारे सामने आते हैं तो हमें ये अपनी जो अगर मान के चलिए इस तरह के जो मामले हैं वो हमें क्या एक सोचने पर विचारने पर मजबूर कर देते हैं, है ना। तो देखिएगा, जो भारत में लगभग 23% महिलाएं अगर इस तरह से हैं और 30% जो महिलाएं और पुरुष जो है अगर यौन हिंसा का अनुभव किया है उन्होंने, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी जो सोचने और जो है उस पर कह सकते हैं विचार करने की जो है हमें मजबूर कर देता है। तो ये एक स्थिति है और ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि क्या स्थिति अभी में बनी हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्थिति हमारी नेक्स्ट जो है वो है हमारी विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार जो है अभियान शुरू किया गया है ना। देखिए, सरकार ने क्या किया। देखिए, अनाज भंडार जो है वैसे तो अगर मान के चलिए विश्व के अंदर अगर अनाज भंडार ही एक ऐसा चीज़ है जो मान के चलिए जो भुखमरी को जो है सबसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाली एक चीज़ है। तो अगर ये भुखमरी का सामना जो करने वाले क्षेत्र हैं, अगर हम अनाज का भंडार नहीं करेंगे तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उसी के संदर्भ में ये खबर है कि सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा सहकारी अनाज भंडार कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास के माध्यम से जो है राष्ट्रीय क्षमता में वृद्धि होगी, है ना। जिसमें 11 राज्यों में 11 पायलट गोदाम बनाए गए हैं और आगामी भंडारण सुविधाओं के लिए 500 से अधिक सहकारी अनाज भंडारण कंपनियों का भी चयन किया गया है।
अगर सरकार इस तरह से कार्य कर रही है, मान के चलिए अनाज भंडारण के संदर्भ में, तो ये एक बेहतर कदम है सरकार का, अगर इस तरह से काम कर रही है तो। और इस कदम से जो है फसलों की बर्बादी कम होगी। यानी अगर भंडारण, मान लीजिए एक बात ये है कि मान लीजिए जो अनाज की जो प्रक्रिया है, इससे मान के चलिए जो पैदावार से लेकर के और अंतिम उपभोग तक पहुंचने में बहुत सारी चीज़ों का सामना, आपूर्ति श्रृंखला जो मेन है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। भंडारण तक बेहतर पहुंच देखिएगा, जैसे इसमें बताया, इस कदम से फसलों की बर्बादी कम होगी, आपूर्ति श्रृंखलाएं सुदृढ़ होंगी और भंडारण तक जो है बेहतर पहुंच के माध्यम से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, है ना। तो इस तरह से अगर कार्य किए जा रहे हैं तो सरकार के लिए जो कह सकते हैं एक मतलब सराहनीय कदम है, अगर इस तरह से कोई कार्य किया जा रहा है तो। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, देखिए आपने इस तरह से, मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो है कुछ चीज़ें, जैसे आपने एक तो होता है मान के चलिए भंडार और एक होता है उत्पादन। भंडार का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो है किसी चीज़ को उत्पादन करने के बाद, यानी अगर कोई भी चीज़ हमारे पास में है या खरीदी गई है या उत्पन्न की गई है, अगर हम उसको एक जगह रख रहे हैं तो उसको भंडार कहते हैं। और उत्पादन का मतलब उसको उत्पन्न करना, पैदा करना, पैदावार जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। लेकिन इसी से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे मान के चलिए आपने नाम सुना होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक तो नाम सुना होगा आपने उत्पादक, उत्पादक है ना, प्रोड्यूसर, हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर। एक होता है आपका प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, ये क्या करता है, उत्पादक होता है ये। और एक क्या होता है हमारा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। उत्पादक क्या करता है, उत्पादक विशेषतः किसी सामान, किसी मद को क्या करता है, वो बनाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करता हो या उसका जो है उत्पादन करता हो, चाहे खेती के माध्यम से करता हो या ऐसे भी मतलब कह सकते हैं वो खनन के माध्यम से करता है। उत्पादन करना मतलब होता है कि वहाँ पर उसको क्या किया जा रहा है, एक प्रकार से जो है उसका जनरेट यानी सृजन किया जा रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक उत्पादक है और उसमें जो है वो आय का सृजन कर रहा है ना। और साथ ही साथ आय के साथ साथ क्या कर रहा है, उसमें तुष्टिगुण, जो तुष्टिगुण नाम सुना होगा आपने, तुष्टिगुण, यूटिलिटी, तो उसको जो है जनरेट करता है, ये क्रिएट करता है उसको, है ना। और बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन क्या होता है, देखिए बिजनेसमैन होता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर ने या जो हमारा प्रोड्यूसर है उसने जो सामान बनाया, उसने जो गुड्स बनाया, है ना, या उसने जो भी, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसने जो जनरेट की, क्रिएट की, उसका क्या कर रहा है वो वहाँ पर उसको यानी एक प्रकार से क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है उसको। और बेचने के बाद में जो है क्या कर रहा है, उससे वो अर्निंग कर रहा है, यानी ऐसे वैज्ञानिक क्या कर रहा है, उसमें इनकम क्रिएट करता है ना, क्या करता है, उससे इनकम क्रिएट करता है। तो उत्पादक में और बिजनेसमैन में ये थोड़ा सा अंतर होता है। और एक आपने नाम सुना होगा उपभोक्ता, है ना। अगर हम बात करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है कस्टमर यानी ग्राहक। तो क्या अंतर आता है इसमें, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं उपभोक्ता की, उपभोक्ता को क्या कहते हैं, कंज्यूमर, है ना। और एक होता है ग्राहक, ग्राहक को क्या कहते हैं, कस्टमर, है ना, कस्टमर। देखिए, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या अंतर होता है। कंज्यूमर क्या करता है, किसी भी सामान जो उसके पास में मद है या गुड्स है, सर्विसेज हैं, उसका क्या करता है, वो कंज्यूम करता है, यानी फाइनली जो है उसका क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा, उसका यूज़ करेगा, फाइनल यूज़, तो उसे हम कहेंगे वो कंज्यूमर है। और अगर हम बात करते हैं कस्टमर क्या है, कस्टमर का मतलब ये होता है कि वो जो कोई भी गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो उसका क्या करता है, वो उसको क्या करता है, बाय करता है या परचेज़ करता है। तो परचेज़ करना या बाय करना जो है वो क्या कर रहा है, वो ग्राहक करता है, जबकि जो फाइनल जो है उसका कंज्यूम या फाइनल जो है इसका यूजेज जो है वो करता है हमारा कंज्यूमर। तो कस्टमर और कंज्यूमर में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसी से रिलेटेड संबंध मतलब शब्द से मैंने बता दिया आपको। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। आंद्रेज बाबिश चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने जो है क्या किया, देखिए। अक्टूबर में हुए चुनावों के बाद चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेटर पावेल ने अपनी ANO पार्टी द्वारा 2 यूरो संशयवादी समूहों के साथ गठबंधन बनाने के बाद आंद्रेज को क्या किया है, आंद्रेज बाबिश को गणराज्य का यह प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो आ गए हैं वापस, है ना।
तो देखिएगा, जो अगर हम बात करते हैं चेक गणराज्य की, तो देखिए 2-3 नाम हैं गणराज्य के नाम से, नाम सुना होगा आपने। एक तो है हमारा चेक गणराज्य, है ना, चेक गणराज्य, और दूसरा होता है हमारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, है ना। एक होता है हमारा जो कांगो गणराज्य के नाम से आता है, कांगो गणराज्य। अब ये जो देश है, देखिए मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कांगो गणराज्य है। तो कांगो को हम जायरे भी कहते हैं, जायरे। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों कंट्री जो आते हैं वो आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और जो चेक गणराज्य की बात हुई है, तो ये जो आता है, ये आता है हमारा यूरोप में। कहाँ आता है ये? यूरोप में। कैसे आता है देखते हैं ज़रा। देखिएगा, आप, मैंने कल भी बताया था आपको, ये एक हमारा पोलैंड में बना देता हूँ यहाँ पर पहले, पोलैंड, है ना, ये पोलैंड बना दिया मान के चलिए। और इसके बाद में मैंने बनाया है आपको इस तरह से, ये बनाया मैंने जर्मनी, ये बनाया मैंने पोलैंड, है ना, जर्मनी और पोलैंड। अब ये जो देश है, ये छोटा सा देश, ये है हमारा चेक गणराज्य। इसकी जो कैपिटल है वो है प्राग, यहाँ पर, है ना। और इसके नीचे जो अगर हम बात करते हैं, ये जो छोटा सा देश बनता है ऐसे करके, जो कहते हैं ऑस्ट्रिया, क्या कहते हैं इसको? ऑस्ट्रिया, है ना। और इसका जो बराबर में देश बनता है वो बनता है स्लोवाकिया। और देखिएगा, अगर इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे यहाँ को, ये आता है हमारा स्विट्ज़रलैंड। तो कौन से देश हो गए? देखिए, ये हुआ जर्मनी, ये हुआ पोलैंड, ये हुआ चेक गणराज्य, ये हुआ स्लोवाकिया, ये हुआ ऑस्ट्रिया, और ये हुआ हमारा स्विट्ज़रलैंड। तो ये यूरोप के कंट्री हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें बात की, तो ये यहाँ बनते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए उसकी जो हमारा मतलब कांगो गणराज्य और हमारे जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, उसको देख लें एक बार थोड़ा सा। तो देखिएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा इजिप्ट का, तो अगर हमने इजिप्ट यहाँ पर बनाया, तो ये मान चलिए ये इजिप्ट हुआ ऐसा करके, ये इजिप्ट है, ये पूरा इजिप्ट बना दिया मैंने यहाँ। ये इजिप्ट से नीचे को अगर हम आएंगे थोड़ा सा ऐसे करके, है ना, ऐसे, तो ये है आपका सूडान, नॉर्थ सूडान जो है। और ये आता है हमारा साउथ सूडान, है ना, ये साउथ सूडान आ जाता है। और यहीं पर हमारा जो है एक राज्य यानी स्टेट कहते हैं, मतलब देश कहते हैं, मतलब देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये है। और इसी के नीचे जो है एक बड़ा कंट्री है जिसका नाम है कांगो गणराज्य। तो ये कांगो गणराज्य हुआ, और ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य हुआ। और इसके ऊपर जो देखेंगे, ये है हमारा दक्षिण सूडान, ये है उत्तरी सूडान, और ये है इजिप्ट। और इजिप्ट से हमारा अगर हम बात करें, इधर क्या है? लीबिया, और इधर क्या है? चाड। तो इस तरह से देश बने हुए हैं, है ना। तो ये स्थिति है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। कोहली जो है वनडे रैंकिंग के दूसरे नंबर पर हैं, और रोहित शर्मा ने शीर्ष स्थान पर रखा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 202 रनों की शानदार सीरीज के बाद जो है विराट कोहली आईसीसी ओडीआई की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, और रोहित शर्मा जो है अभी पहले नंबर पर बने हुए हैं, है ना। तो देखिएगा, ये स्थिति बनी हुई है। ये एक नॉर्मल स्थिति है, मतलब नॉर्मल खबर है, हमने पढ़ ली। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपकी एडीबी को लेकर के एशिया डेवलपमेंट बैंक ने जो है वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास के दृष्टिकोण को बढ़ाया है। और एडीबी ने जुलाई सितंबर के सुदृढ़ आर्थिक विकास प्रदर्शन और बेहतर वित्तीय वर्ष की संभावना को हवाला देते हुए भारत की वित्तीय वर्ष 25-26 के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.2%। यानी एडीबी का अगर हम माने, तो एडीबी का कहना है कि जो हमारी 2025-26 की जो विकास दर होगी वो हमारी कितनी होगी? 7.2% होगी, है ना। ये है ये। और एडीबी का अगर हम बात करते हैं, देखिए एडीबी का जो मुख्यालय है वो है मनीला में, यानी फिलीपींस। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मासातो कांडा, और इसकी जो स्थापना हुई 1966 में। तो खासतौर से बस ये कह सकते हैं कि अगर इसके अध्यक्ष की याद में ना रखें, तो एडीबी का जो मुख्यालय है वो अगर याद रखें, तो देखिए वो है फिलीपींस के मनीला में, है ना, फिलीपींस के मनीला में। यानी कैपिटल ऑफ, क्या कहते हैं इसको? धान का कटोरा, या कैपिटल ऑफ पैडी, है ना, ये भी तो कहते हैं ना मनीला को, फिलीपींस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेबी ने एनआरआई के लिए पुनः केवाईसी नियमों में क्या कर दिया? ढील कर दी थोड़ी सी, यानी उसको जो है थोड़ी फ्रीडम दी है। किस मामले में? देखते हैं। सेबी ने डिजिटल पुनः केवाईसी के दौरान जो है एनआरआई के लिए भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को हटा दिया है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुगम और सुलभ हो गई है। यह बदलाव कई
हितधारकों से प्राप्त सुझावों के बाद किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मौजूदा सत्यापन मानदंडों में संशोधन हुआ है। इस कदम का उद्देश्य एनआरआई अनुपालन को सरल बनाना और भारतीय बाजारों को में लेन देन को आसान बनाना है। देखिए, अगर हम बात करें सेबी का, तो अगर देखिए सेबी है ना, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। और इसकी जो अगर हम बात करते हैं, ये जो एक क्या है, ये सिक्योरिटी जो स्पेशली हमारी मैंने बताई थी आपको, जो बाज़ार है हमारा एक तो होता है जो मुद्रा बाज़ार, और एक होता है हमारा कैपिटल यानी पूंजी बाज़ार। तो ये क्या करता है, आरबीआई के साथ मिलकर के जो है आरबीआई और सेबी क्या करती हैं, इसको कंट्रोल करती हैं, उसको रेगुलेट करती हैं। किसको? प्रतिभूति बाज़ार को, यानी पूंजी बाज़ार को, जिसमें शेयर मार्केट आता है ना, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड मार्केट, इस तरह से जो है ये कार्य क्या करती है, उनका कंट्रोल करती है और उनको रेगुलेट करती है। कौन? सेबी, यानी सेंट्रल एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये काम करती है ना। तो ये देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमने बताया। इसकी जो अगर हम बात करते हैं, इसकी जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो कौन है? तुहिन कांता पांडे जी हैं। तो ये हमने देखा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी विश्व विरासत, जो उसकी बात है जो यूनेस्को की, तो उसके संबंध में है कि विश्व विरासत बनकर दुनिया में रोशनी बिखेरेगी दीपावली। प्रकाश पर्व दीपावली अब विश्व विरासत बनकर दुनिया में अपनी रोशनी बिखेरेगी। यूनेस्को ने दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। और यूनेस्को की जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में आप कितने धरोहर शामिल हो गए? 16। तो देखिएगा, जो यूनेस्को है, अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को देखिएगा, यूनेस्को है ना, तो इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी आपकी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये किसकी फुल फॉर्म है? तो इसके अंतर्गत जो है दो चीज़ें हमने देखी हैं। एक तो पहले भी हम देखे थे कि जो हमारी जो विश्व धरोहर स्थल की सूची आती है, उसमें हमारी आती हैं, जो हमने देखा था इसमें प्राकृतिक आती हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं उसमें जो है विश्व धरोहर स्थल सूची, तो उसमें कितने हैं? कुल 44 हैं, जिसमें जो है अगर मान के चलिए 36 जो हैं वो क्या हैं? हमारे कल्चरल हैं, सांस्कृतिक, है ना। और 7 क्या हैं? नेचुरल यानी प्राकृतिक हैं। और एक जो है क्या है? मिश्रित है ना। तो ये है। अगर हम बात करें, ये हमारी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें आप कितने हो गए हैं? 16। तो 16 हो गए इसमें। और कुल मिलाकर के जो है, जो पहली अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, अगर हम पहली बात करें तो 2008 में जो है वो 3-4 ऐसे करिए, रामलीला है ना। एक जो है वैदिक मंत्रों का जाप, और एक आपकी कुटिया अट्टम रंगमंच। तो ये 3 जो है 2008 में जो है इसको अमूर्त सूची में इसको रखा गया था पहली बार। और उसके बाद से जो है लगातार जो है मतलब एक अंतराल के बाद में, जैसे मान लीजिए छाव आया, है ना, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हुई। छाव हुआ, नवरोज हुआ, और हमारा महाकुंभ भी उसमें आ गया है ना, योग भी उसमें आ गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अब जो है ये हमारी दीपावली जो है ये 16वीं हमारी धरोहर होगी। यानी आपके कुल मिलाकर कितनी हो गई हैं? इसमें हमारी 16 धरोहर शामिल हो जाएंगी विश्व विरासत की अमूर्त सूची में, है ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अवमानना जो जज हैं उनकी बात कर रहे हैं। अवमानना जजों के लिए व्यक्तिगत कवच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को अवमानना के अधिकार का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शक्ति ना तो न्यायाधीशों के लिए व्यक्तिगत कवच है और न ही आलोचना को चुप कराने का औजार है ना। तो ये अवमानना को लेकर के जजों की है, तो उसकी बात की गई है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारी जो हाइड्रोजन ट्रेन है, उसको लेकर के खबर है कि गोरखपुर वाराणसी के बीच चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। प्रदेश सरकार ने जो है IIT, VHU और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में संयुक्त रूप से ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब देखिएगा, हमारा जो गोरखपुर से और वाराणसी के बीच में जो है ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी।
तो जैसे हम बात करते हैं, देखिए अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारा यूपी में कहाँ आता है देखते। तो अगर हम देखेंगे, जैसे ये मैंने बनाया यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, ये उत्तराखंड हो गया। अब ये जो पार्ट है उत्तराखंड के नीचे का पार्ट, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, है ना, ये उत्तर प्रदेश बन जाता है। इसी में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ है हमारा, ये है वाराणसी और यहाँ है हमारा गोरखपुर। तो इनके बीच में जो चलाई जाएगी हमारी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी, है ना। तो इसकी बात हुई है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं खबर। आपका पैसा आपका अधिकार अभियान में भाग लें। पीएम मोदी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों से आपका पैसा आपका अधिकार अभियान में भाग लेने का आग्रह किया, जिसके तहत पिछले 2 महीने में जो है 2000 करोड़ रुपए की लावारिस संपत्तियां उनके सही मालिकों को सफलतापूर्वक लौटाई गई हैं। सरकार ने 4 अक्टूबर को आपका पैसा आपका अधिकार नाम से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य जो है बैंक डिपॉजिट, बीमा, लाभांश, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन सहित लावारिस वित्तीय संपत्तियों को वैध दावेदार तक पहुंचाना। देखिए, जो हमारे मान के चलिए एक प्रकार से एक बहुत ही बेहतर कदम रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने बीमा करा दिया या किसी ने शेयर ले लिए, किसी ने म्यूचुअल फंड ले लिए, तो उसमें क्या होता है, अगर मान के चलिए किसी को, अगर वो मान के चलिए ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसको वो सडनली अचानक उसकी डेथ हो गई या उसको भूल गया ले करके, तो इस तरह से जो है हमारी जो, अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट में जो है बहुत सारा फंड जो है इस तरह का पड़ा हुआ है लावारिस रूप में। तो पीएम मोदी साहब ने जो है इसका एक शुभारंभ किया था अक्टूबर में, कि जो है आपका पैसा आपका अधिकार, ये एक अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत जो है पिछले महीने की अगर हम बात करते हैं लगभग 2000 करोड़ रुपए, देखिएगा, जो लावारिस संपत्तियां उनको सही मालिकों को तो क्या गए हैं, लुटाई गई हैं। तो उनमें जो भी है उसमें क्या भाई तुम्हारा इतना पैसा था, चाहे वो पेंशन का हो, फंड का हो, म्यूचुअल फंड का हो या बीमा हो, लाभांश, कुछ भी हो, आपकी मतलब डिविडेंड हो या इस तरह के जो भी, तो ऐसी जो संपत्तियां हैं, ऐसी जो मतलब जो हमारी परिसंपत्तियां हैं, उनको जो है असली मालिकों तक पहुंचाने का जो है इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया था, आपका पैसा आपका अधिकार अभियान के अंतर्गत, है ना। तो ये था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत रूस संबंधों में एक नया आयाम आया है। पिछले 5 वर्षों में विशेष रूप से 2022 के बाद जो है भारत का रूस के साथ व्यापार काफ़ी बढ़ा है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10.1 अरब डॉलर था, जो 24-25 में बढ़कर कितना हो गया है, 68.7 अरब डॉलर पहुँच गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत रूस संबंधों की, तो देखिएगा बहुत मतलब काफ़ी समय से जो है भारत के रूस के संबंध रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर मान के चलिए जो हमारी जो हमने देखा था कि जो आसियान या नाटो या इस तरह से जो भी हमने इस तरह के मुद्दे सामने आए, लेकिन फिर भी अब जो है हमारे जो संबंध हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि बिगड़ गए हों, अच्छे ही रहे हैं। लेकिन अभी जो है अगर हम बात करते हैं ट्रेड वार जो चल रहा है उसको लेकर के थोड़ा सा हमारे जो है दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी तल्खी आई है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ख़राब हो गए हों, तो ये है। लेकिन अभी देखते हैं इसमें आगे क्या होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर क्या है हमारी, अनेकता में एकता का प्रमाण। बीते 4 वर्षों से काशी तमिल संगमम भारत की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को आधुनिक विकास की राह से जोड़ने वाला एक सेतु बन चुका है और बड़ाकम काशी से तमिल करकलम की यात्रा विरासत के साथ विकास की गाथा है। अनेकता में एकता का प्रमाण है काशी तमिल संगमम, ये एक मतलब कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो है ये किया गया है और जो है अनेकता में एकता का प्रमाण भी देता है। ये एक सामान्य सी खबर थी और ये हमने देखी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट के 15,000 नियोक्ताओं को NCS प्लेटफॉर्म पर लाएगा श्रम मंत्रालय और श्रम मंत्रालय ने रोजगार के अवसरों को मजबूत करने, AI कौशल विकास और कार्यबल की तैयारी के मद्देनज़र विश्व की अग्रणी IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है समझौता किया और इसके तहत जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वैश्विक नेटवर्क से लगभग 15,000 से अधिक नियोक्ताओं व भागीदारों को श्रम मंत्रालय के अंतर राष्ट्रीय कैरियर सेवा प्लेटफॉर्म भी लाएगा, है ना। तो देखिएगा जो मान के चलिए माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बड़ी मतलब बहुत बड़ी कंपनी है और उसके माध्यम से अगर ऐसा होता है तो बेहतर कार्य होगा। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं उत्पादन के, जो यहाँ पर उत्पादन की बात और थोड़ी सी श्रम की बात हुई है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखिए उत्पादन जो है हमारा प्रोडक्शन जो है उसके जो मूल
जो कह सकते हैं हमारे इनपुट होते हैं, जो मूल साधन हैं क्या होते हैं। अगर हम बात करते देखिए, सबसे पहला हमारा लैंड होता है, लैंड है ना, भूमि है ना। कैपिटल होता है पूंजी। इसके बाद जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होती है, यानी उद्यम कहते हैं उसको। एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है लेबर। तो मैनेजमेंट और लेबर तो हैं, ये जो हमारे होते हैं वो होते हैं एक्टिव इनपुट्स हैं ये। और लैंड, कैपिटल और हमारा एंटरप्रेन्योर, तो ये जो हमारे होते हैं पैसिव इनपुट्स कहते हैं इनको। तो लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है वो पैसिव इनपुट्स कहते हैं इनको। और हमारे अगर मान के चलिए जो एक मैनेजमेंट है और दूसरा लेबर जो है, ये हमारा था एक्टिव में, ये एक्टिव इनपुट माने जाते हैं, है ना। तो ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उत्पादन में। उत्पादन क्रिया की भाई मेहनत है, मतलब जो अगर ये पांचों जो साधन हैं ये उत्पादन की प्रक्रिया में अपना ऐसा मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही भूमिका अदा करते हैं अपनी। तो ये बात है। अगर हम बात करते हैं लेबर की, स्पेशली श्रम की बात करें, तो देखिए श्रम की अगर हम देखें यहाँ का स्पेशली श्रम मतलब लेबर। अगर हम लेबर की बात करें तो इसका जो भी आउटपुट आता है, यानी जो उसका आउटपुट निकल के आएगा, इसका जो भी मतलब उसका जो प्रतिफल होगा, उसको जो मतलब दिया जाएगा पैसे के रूप में, मौद्रिक रूप में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेजेस। क्या कहते हैं, बेजेस। यानी श्रम के बदले में जो भी पैसा दिया जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेजेस कहलाता है ना। अब वो श्रम कोई भी हो सकता है, चाहे वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है ना। तो अगर फिजिकल हो या मेंटली हो, तो दोनों प्रकार से जो हमारा उसका जो मौद्रिक एक प्रकार से आउटपुट देगा, वो मौद्रिक जो हमारे उसका जो प्रतिफल आएगा, आउटपुट देगा, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, बेजेज कहलाएगा। और बेजेज में ही जो है हम देखते हैं जो हमारी एक होता है नॉमिनल बेज यानी नॉमिनल बेजेस, और एक होता है रियल बेजेस। नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल मतलब होता है मॉनेटरी, यानी जो हमें पैसे के रूप में मिल रहा है, पैसे के रूप में मिल रहा है, यानी मुद्रा के रूप में जो मिल रहा है, फिजिकल रूप में जो हमें दिखाई दे रहा है, वो होता है हमारा मॉनेटरी। और उस मॉनेटरी मतलब नॉमिनल बेसिस। और इसके साथ साथ जो मॉनेटरी के साथ साथ जो हमारी अन्य सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे मान के चलिए रहने के लिए मकान दे दिया गया हमें, है ना, या फिर आने जाने के लिए जो है कोई व्हीकल दे दिया गया है, व्हीकल दे दिया गया, रहने के लिए दे दिया गया है, या एजुकेशन के लिए कुछ हमें विशेष जो है एक शिक्षा का प्रबंध करा दिया गया कि आप जो है इस स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी प्लस मॉनेटरी फंड और प्लस ये चीज़ें हमारे कहलाती हैं रियल बेजेज। तो रियल बेजेज में और नॉमिनल बेजेज में यही डिफरेंस होता है कि नॉमिनल जो बेजेज है वो हमारी फिजिकल फॉर्म में होगी और मॉनेटरी फॉर्म में होगी। और जो हमारी रियल बेजेज है उसमें क्या होगा, मॉनेटरी के साथ साथ में जो है उसकी जो फैसिलिटी है उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वो हमारे कहलाती हैं रियल बेजेज। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 2050 तक जो है अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर के 3 करोड़ मामलों का अंदेशा है। कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है जो दुनिया भर के करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित कर रही है। और इस बारे में जो है जारी एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि 1990 से 2023 के बीच जो है दुनिया भर में कैंसर के मामलों और मौतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। तो भाई कैंसर जो है मतलब अभी एक ऐसी गंभीर बीमारी बनी हुई है, गंभीर क्या लाइलाज ही है, इसका कोई इलाज तो संभव है ही नहीं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कैंसर से जो है उस देश में जाकर बच गया, उस देश में जाकर बच गया, तो अभी कोई इसका सफल इलाज मतलब निकल कर नहीं आया है। भाई अगर सफल इलाज आएगा तो हमारे हिंदुस्तान में भी आएगा, ऐसा थोड़ी है कि हमारा हिंदुस्तान पीछे है किसी मामले में, है ना। हालांकि ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ एक होता है कि स्टार्टिंग स्टेज में अगर पता चल जाता है कैंसर का, तो कुछ हद तक जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो ये बात तो है। अब मान के चलिए कोई अगर जो फर्स्ट स्टेज में ही उसको पता चल गया, तो वो चाहे वो हिंदुस्तान में हो या फिर किसी दूसरे देश में, तो वो बच सकता है, उसके चांसेस होते हैं, है ना। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, पौष्टिक आहार को लेकर के है खबर कि भारत में जो है भोजन और पोषण का संकट जो है 2 ध्रुवों में बंटा दिखता है। ग्रामीण भारत में अब भी कुपोषण, रक्त अल्पता, कम वजन जैसे मामलों का उच्च स्तर पाया जाता है। यहाँ बच्चों और महिलाओं का जो है पोषण स्थिति विशेष चिंता का विषय है। दूसरी ओर जो शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन एरिया हैं, उसमें भोजन की उपलब्धता तो है, यानी उसकी जो मान के चलिए एबिलिटी तो है वहाँ पर, एबिलिटी है ना, पर उसकी गुणवत्ता जो है उसकी समस्या है वहाँ पर मान लो भाई, मान के चलिए वहाँ पर उपलब्ध तो हो जाता है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है ना। तो ये मामला है।
तो ये सामान्य सी खबर से ज़्यादा बेहतर खबर, मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं कह सकते इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिएगा, अमेजन जो है, अगर अमेजन की बात करते हैं 2030 तक जो है भारत में लगभग 35 अरब डॉलर करेगा निवेश। और अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन है ना। तो देखिए अमेरिकी की अमेजन और वॉलमार्ट ये कंपनियां कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। तो अमेजन ने जो है भारत में लगभग 2030 तक जो है क्या करा है, अपने सभी व्यवसायों में लगभग 35 अरब अमेरिकी डॉलर का भारी निवेश करने की योजना की और बुधवार की घोषणा है। और इसमें जो है कंपनी का मकसद है कि कृत्रिम मेधा यानी AI संचालित डिजिटलीकरण, निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना है। अमेजन ने यह घोषणा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में 2030 तक डेटा सेंटर, AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिज्ञा जताने का भी एक मतलब घोषणा की है ना। तो ये बात है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। 1 अरब लड़कियों ने झेली यौन हिंसा, इनमें लगभग 23% भारत की। ये हमने पहले भी देख ली, उसी से रिलेटेड संबंध है ये। तो वही बात है कि लेसेंट जो है, जो पत्रिका है उसके माध्यम से बताया गया है कि लगभग जो है इस 23% भारत की जो है स्थिति ऐसी, 23% लड़कियों महिलाओं में जो है यौन हिंसा का जो मामला है उसको सामना किया है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही क्या है कि जो हमने जो चीज़ें देखी हैं और हमने ये मतलब कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हमने विशेष ध्यान दिया है, और जो सामान्य सी खबर है उन पर हम कम ध्यान देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं जाने से पहले चाहूँगा कि आप जो है इसका अपना लाभ उठाने के साथ साथ जो है इसको अन्यों को भी जो है शेयर करते रहें, ताकि वो भी इनका जो है लाभ उठाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।